बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेरिएबल एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप. This is second video part 2 and first part I've uploaded. You can watch this that first part of this video. This is second part of वेरिएबल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप. ये हमारा पहला इसमें जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आ जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन. इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इनकम पर. इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी. इनकम कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी. दैट्स वाई दिस इज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन. एंड व्हाट इज द स्लोप? इट्स स्लोप इज डेरिवेटिव आई with respect to y greater than 0. ठीक है जी, ये आपका डायरेक्ट फंक्शन है क्योंकि इनकम बढ़ने पर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आपके जो है इनकम कम होने पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी. देखें जी क्या है इसमें. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्लार्क, इन्वेस्टमेंट डिपेंड with investment is called investment function. To what extent investment changes as a result of changes in income? अच्छा जी, कहते हैं किस हद तक ये इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ती है जब इनकम चेंज होती है. इनकम चेंज हो तो ये इन्वेस्टमेंट किस हद तक बढ़ती है. तो ये इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ हम ये भी लेते हैं कि ये आपकी जो है ये डिमांड है लोगों की चीज़ों के लिए. इनकम बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी. लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. इसके अंदर ये जो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था एक्सेलरेटर, यहाँ फिर एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है. एक्सेलरेटर, यहां फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर होता है उसके अंदर आपने ये चेक करना होता है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट बूस्ट करनी पड़ेगी. ये मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं ये एक्सेलरेटर क्या होता है. अब यहां डिमांड बढ़ गई तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मशीनरी लगानी पड़ेगी, प्लांट लगाने पड़ेंगे. तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और वो कितनी बढ़ेगी वो आपको एक्सेलरेटर बताएगा कि आप जो है इतनी टाइम्स जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें अपना उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए. ठीक हो गया. अब ये क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम. दिस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट W which is the डेरिवेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन. तो वो क्या कहता है? वो आपका डेरिवेटिव है किसका? आपका इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन का. तो ये इसका डेरिवेटिव निकाल लें. उसी तरीके से डेरिवेटिव आई विद रिस्पेक्ट टू, पहले इसका डेल्टा कर लें, उसके बाद डेल्टा का मतलब भी चेंज है, फिर इसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. ठीक हो गया. और ये है आपका एक्सेलरेटर और ये इक्वल है आपका डेरिवेटिव आई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव वाई. अच्छा, द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन. हमने पहले बात की कि ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि इनकम बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा. दिस रिस्ट्रिक्शन ओवर दिस फंक्शन विल बी, इसकी स्लोप जो कहलाएगी वो डेल्टा
वाई डेल्टा आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई, इसकी स्लोप के लिए। चलिए जी, उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। वो था आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन और जिसके अंदर आपने बात किया विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई, इंटरेस्ट। आपके पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो तरह से, विद रिस्पेक्ट टू इनकम और फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई, इंटरेस्ट। अब ये क्या है? ये आपका इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ आई, आई इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि लोन जो क्रेडिट मार्केट है वो उसने कितना इंटरेस्ट रखा हुआ है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योर हैं वो जो है लोन कम लेंगे। इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो लोन कम लेंगे, इंटरेस्ट कम होगा तो लोन ज़्यादा लेंगे। फॉर इन्वेस्टमेंट इट्स मीन कि इंटरेस्ट ज़्यादा होने पर इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि लोन इतना वो डिस्करेज होगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगी, तो फिर लोन जो है वो इनकरेज होगा, उससे फिर आगे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंटरेस्ट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट जो है वो आपकी इसी तरीके से वाइस वर्सा। तो ये क्या बनाएंगे, इसका डेल्टा आई डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आई लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये है आपका लेस देन ज़ीरो के साथ। अकॉर्डिंग टू केन्स, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। Such relationship between rate of interest and investment is known as investment function. The derivative of investment function will be the slope of investment curve. Such investment function is an decreasing function. ठीक है, which states that along with increase in rate of interest, investment decreases. अब छठे नंबर पे हम बात करते हैं, वो हम करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। अकॉर्डिंग टू जो थे क्लासिकल थे, उन लोगों की एक मिथ थी, एक थ्योरी थी कि आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप जो है लेबर को जो है वो बढ़ाएं। लेबर बढ़ाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। क्या है ये छठा जी? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। प्रोडक्शन जो है वो आउटपुट है आपकी, प्रोडक्शन आपकी आउटपुट है, जिसको हम वाई से जो है वो वाई से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो आप अपने लेबर को इंक्रीज करें। लेबर बढ़ते जाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह ये आपका जो फंक्शन कहलाया, ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाया। कि आप अगर इसका लेते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जी हबीबुल हक, समझ आ रही है ना? जहाँ से नहीं पता चल रहा उसको पूछा करें, जहाँ से नहीं पता चल रहा पूछा करें। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ देखें जी क्या कहते हैं, दी एग्रीगेट प्रोडक्शन यानी कि टोटल आउटपुट, जिसको आप नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ लेबर।
यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाएं तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। However, the classical economists are of the view the production function is subject to diminishing return। अब यहाँ जो है ना वो रिटर्न भी बता रहा है कि जब आप लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो स्टार्टिंग पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। लेबर बढ़ाने पे उसका जो रेट आपको मिलेगा प्रोडक्शन का ज़्यादा मिलेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आपका वो कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा। फिर मज़ीद आप लेबर बढ़ाएंगे तो फिर डिक्रीजिंग रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, कि यानी कि अब उतनी ज़रूरत नहीं है लेबर की, आपने मोर लेबर जो है वो एम्प्लॉय कर दिए हुए हैं। तो ये जो है हम एक लॉ भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न, जिसके अंदर ये हम तीनों जो है पॉइंट डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड फॉर लेबर फंक्शन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर फंक्शन। ठीक है जी, डिमांड फॉर लेबर फंक्शन। अब ये आपका जो डिमांड फॉर लेबर फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? डिमांड फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, रियल वेजेस ऑफ लेबर। ये आपका डिमांड फंक्शन जी इस पे जो है वो डिपेंड करता है वेजेस पे। तो अब आपने डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, तो फिर आपने देखना है कि डिमांड किसको होती है, वो होती है एंटरप्रेन्योर को। आपने वो देखना है एंटरप्रेन्योर को जो है इसकी डिमांड है। अब एंटरप्रेन्योर जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो लेबर को किस तरीके से लेता है, उसकी डिमांड कैसे बढ़ती है। अगर रियल वेजेस ज़्यादा हो जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी लेबर की, अगर रियल वेजेस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। डेरिवेटिव डिमांड फॉर लेबर, डेरिवेटिव आपका आ जाएगा ये रियल वेजेस। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है कि अगर उसकी रियल वेजेस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर रियल वेजेस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। देखें जी क्या कहते हैं, द क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट डिमांड फॉर लेबर डिपेंड अपॉन द रियल वेजेस। इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन विच स्टेट दैट अलॉन्ग विद इंक्रीज इन रियल वेजेस द डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेस। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब डिमांड फॉर लेबर के साथ ही आप आगे हम करेंगे सप्लाई फॉर लेबर। आगे हम करेंगे सप्लाई फॉर लेबर। सप्लाई फॉर लेबर फंक्शन क्या बनता है आपका? वो सप्लाई फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ अगेन रियल वेजेस। जिस तरह डिमांड फॉर लेबर फंक्शन था रियल वेजेस पे, इसी तरीके से सप्लाई फॉर लेबर भी रियल वेजेस पे। अब आपने ये सप्लाई जो देखनी है ये आपने लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लेबर को 4 पैसे मिलेंगे तो वो काम करने पे राजी हो जाएगा। यानी कि अगर वेजेस ज़्यादा होंगी तो सप्लाई लेबर की ज़्यादा होगी, अगर रियल वेजेस कम होंगी तो सप्लाई भी इसकी कम होगी। तो इसका ये मतलब है कि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। डेरिवेटिव आपका सप्लाई फॉर लेबर विद रिस्पेक्ट टू रियल वेजेस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों भी क्लियर है यहां तक? द क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू that supply of labor depends upon the real wages।
It is a increasing function which states that along with increase in the real wages, the supply of labor increases and vice versa. डिमांड फॉर लेबर जो आपने देखनी है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर का क्या एटीट्यूड होगा, क्या बिहेवियर होगा डिमांड लेबर के लिए, और सप्लाई की जब बात आएगी तो फिर आपने लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि लेबर किस तरीके से सप्लाई को ज़्यादा करेगा, किस तरीके से वो सप्लाई को कम करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, जिसको हम बोलेंगे डिमांड फॉर मनी फंक्शन। डिमांड फॉर मनी फंक्शन, डिमांड फॉर मनी फंक्शन, MD मनी, डी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। ले जी, जिस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट थी सेम उसी तरीके से ये फंक्शन भी आपका होगा। डिमांड फॉर मनी, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी मनी की, अगर इंटरेस्ट कम होगी तो डिमांड जो है वो मनी की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देखें जी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू केन्स, डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन which state that along with increase in rate of interest the demand for money falls and vice versa। ठीक है, ये आपका कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद हम 10वें पे बात करते हैं सप्लाई फॉर मनी। जिस तरह आपने डिमांड फॉर मनी बात की, अब हम बात करते हैं सप्लाई फॉर मनी। अच्छा जी, सप्लाई फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी फंक्शन क्या कहते हैं जी, मनी सप्लाई। ये फंक्शन है आपका सप्लाई। सप्लाई जो आपने देखनी है, जिन लोगों ने, ये आप देखेंगे क्रेडिट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई देखें। जब इंटरेस्ट उनको अच्छा मिल रहा होगा तो वो सप्लाई बढ़ा देंगे, जब उनको इंटरेस्ट कम मिल रहा होगा तो वो सप्लाई कम कर देंगे। डिमांड आपने देखी जो लेने वाला था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई देखी जो है वो सप्लायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाया। डिमांड डेरिवेटिव लेंगे सप्लाई मनी और ये विद रिस्पेक्ट टू जो है इंटरेस्ट। ठीक है जी, और ये हुआ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। इट इज सेड दैट द सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट I. It is an increasing function which state that along with increase in the rate of interest supply of money increases। 11वां, और उसके बाद फिर लास्ट आ जाएगा 12वां। 11वां आपका फंक्शन है जी इन्फ्लेशन फंक्शन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन फंक्शन। इन्फ्लेशन फंक्शन किसका है जी, is a function of supply of money। इन्फ्लेशन इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई। पहले नंबर पे आप समझें इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेशन ये है कि मुल्क के अंदर अगर अमाउंट जो है, प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाए, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाए with respect to goods and services, this scenario, this situation is called inflation। यानी कि मुल्क के अंदर जो आपकी गुड्स और सर्विसेज पैदा हो रही हैं उससे आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाए, गुड्स और सर्विसेज कम हो जाए और क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अब आपके सामने ये देखें, जो है गुड्स और सर्विसेज थोड़ी हों, पैसा ज़्यादा हो, पैसा हर बंदे के पास होगा,
लेकिन उसके मुकाबले में चीज़ें कम हैं। जब चीज़ें कम हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ फंक्शन ऑफ मनी ऑफ सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखा जाए तो ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये भी आपका एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, एक चीज कम होगी दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाया। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं हम क्या क्या बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द इन्फ्लेशन इन अ कंट्री डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ मनी. It is an increasing function which states that along with increase in supply of money, price level rises. Thus, जो इसकी रिस्ट्रिक्शन स्लोप बनेगी वो ग्रेटर देन जीरो के साथ बनेगी। लें जी, इसका लास्ट जो वो फंक्शन आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है इंपोर्ट फंक्शन। इंपोर्ट फंक्शन, अब इंपोर्ट फंक्शन क्या है? इंपोर्ट is a function of income. Import is a function of income. Import क्या है? आप जब दूसरे मुल्क से चीज़ें खरीदते हैं तो वो आपकी इंपोर्ट कहलाती है। जब हम दूसरे मुल्क को चीज़ें बेचते हैं तो वो हमारी एक्सपोर्ट कहलाती है। अब इंपोर्ट फंक्शन क्या है कि इनकम बढ़ेगी तो आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो इंपोर्ट कम हो जाएगी। इट्स मीन कि ये फंक्शन भी आपका जो कहलाएगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। डेरिवेटिव m डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ये y ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया। अब देखें जी क्या है इसमें। द इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन income of the country. It is an increasing function which states that along with increase in income, imports will increase. The restriction over this function will be derivative m divided by derivative y, या derivative m with and divided by with respect to y greater than zero. अब इसके अंदर भी वो दो ही आ जाते हैं, एक आ जाता है ऑटोनमस आ जाता है, दूसरा इंड्यूस्ड आ जाता है, जो हमने उस वक्त बात की थी। सेम आप उसी पैटर्न के साथ जो है इसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी निकालेंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी निकालेंगे। जिस तरह हमने कॉस्ट फंक्शन के अंदर जो निकाला था, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, जिसमें हमने कहा था कि कॉस्ट जो है वो दो हिस्से पे मुश्तमिल है। एक ऑटोनमस है जिसका ताल्लुक आपकी इनकम से नहीं होता, दूसरा इंड्यूस्ड है जिसका ताल्लुक इनकम से नहीं होता। तो इसी तरीके से इंपोर्ट भी देखें, एम नॉट जो है एक ऑटोनमस है और एम वाई जो है वो आपकी इंड्यूस्ड है। एम नॉट जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो आपकी इनकम से नहीं है, ऐसी इंपोर्ट हैं। तो दूसरी जो है वो आपका ताल्लुक उससे इनकम से है। फिर आपका एवरेज निकाल लें और इसका मार्जिन निकाल लें। लें जी, ये हमने जो थी कुछ इस पे डिस्कस किया। ये हमारे जो थे 12 वेरिएबल फंक्शन थे, जो हमने जो है इनका वेरिएबल फंक्शन विद रिलेशनशिप, देयर फंक्शन रिलेशनशिप, ये भी हमने चेक किया। तो ये सारा जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करके इसको देखना है, फिर इसको जो है प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो मैथमेटिकली तरीके से इसको करना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है, बाकी कुछ चीज़ें फिर मैं आप लोगों को खुद करवाऊँगा। अब आप आ जाएँ पेज नंबर 6 पे आ जाएँ। पेज नंबर 6 पे है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। इसके अंदर आप ये देखते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम है, आपके पूरे मुल्क की जो इनकम है उस वो थ्योरी है। फिर डिटर्मिनेशन आप है कि इससे आपको पता चलता है कि एक मुल्क की जो है नेशनल इनकम को किस तरह डिटरमिन किया जाता है। फिर थ्योरी ऑफ
नेशनल इनकम फ्लक्चुएशन आती है कि उसमें जो चेंज आ रही होती हैं वो, ये सारे के सारे 6-7 पॉइंट है, ये आपने देखने हैं। और उसके बाद फिर आगे आ जाता है टॉपिक आपका आया था इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों का इकट्ठा होना कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने माइक्रो लेवल पे भी एनालिसिस करना है और आपने मैक्रो लेवल पे भी एनालिसिस करना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। फिर आपने नीचे डिस्कस करना है इसका सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप ये बात करते हैं कि भी हम दोनों तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। अगर दोनों तरीके से हम स्टडी करेंगे तो फिर क्या है कि माइक्रो का रिजल्ट कुछ और निकल रहा है और मैक्रो का रिजल्ट कुछ और निकल रहा है। ये भी आप लोगों ने जो है ना पॉइंट देखने, ना पता चलेगा तो मुझसे आप लोगों ने फिर डिस्कस करना है। फिर आगे मैंने ये वेरिएबल आपको करवा दिए, तो लेकिन जी उसके बाद फिर हम मज़ीद इसके कुछ वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है मॉडल बनाने का तरीका भी देखेंगे। इसके साथ फिर ये आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर ना पता चले तो फिर भी आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। हबीबुल हक कोई चीज़ तो नहीं पूछनी आपने? क्लियर है टॉपिक? ये सारी की सारी वीडियोस जो है यूट्यूब के अंदर जो है वो आपको कंपाइल फॉर्म में मिल जाएंगी। अब इन वीडियोस के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है डे सीरीज़। तो जितने भी मैंने जो है इस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हम जो है एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ और वो मैंने डे सीरीज़ के नाम पे बनाई है। तो ये 11वें जो है 11th डे की वीडियो है। तो इस प्रीवियस जो है वो आप 10 डेज़ की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके MA इकोनॉमिक्स डे सीरीज़ की प्लेलिस्ट देखें, उसके अंदर आपको ये सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।